नमस्कार, ये है देश की बात। मैं हूं नगमा। पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले के बाद पूर्वी मिदनापुर पुलिस ने एनआईए और सीआरपीएफ की टीम के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। एनआईए की टीम कल पूर्वी मिदनापुर जिले में गई थी और 2 आरोपियों को ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान एनआईए टीम ने खुद के ऊपर हमले का आरोप लगाया था। एनआईए ने आज उनकी टीम पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। एनआईए ने कहा है कि हमारी कार्रवाई पूरी सदाशयता और कानूनी तरीके से की गई। ये मामला देसी बम बनाने और धमाके से जुड़ा था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। हमारी टीम पर बेकाबू भीड़ ने हमला किया था। एनआईए टीम को कार्रवाई से रोकने की कोशिश की गई थी। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद गिरफ्तारियां की गई हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। तो सौरभ, अब यहाँ पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें मिदनापुर पुलिस ने एनआईए की टीम और सीआरपीएफ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो पहले भी एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। तो इस मामले को लेकर यहाँ पर सियासत बहुत ज़्यादा, ये एक पॉलिटिकल इशू काफ़ी बड़ा बन रहा है। देखिए, ज़रूर इसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच जो ये आरोप और प्रत्यारोप चल रहा था, उसमें और ज़्यादा तरीके से ये एक पॉलिटिकल मोड़ ले लिया है। क्योंकि यहाँ पे जो पहले से जो आरोप रहा है केंद्रीय एजेंसीज के खिलाफ तृणमूल का, वो ये रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, विपक्षी दलों को विपक्षी शासित राज्य में परेशान कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में एनआईए को जांच सौंपी गई थी हाईकोर्ट द्वारा, और इस मामले की जांच के चार्ज लेने के बाद एनआईए ने कल या परसों जब ये कार्रवाई की, तब इसमें उन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। और जो तृणमूल का कहना है और जो केस दर्ज हुआ है लोकल थाने में एनआईए के ऑफिसर्स के खिलाफ, उसमें यह है कि रात को जाके लोगों के घर में घुसकर महिलाओं के मानहानि का जो एक सेक्शन है वो लगाया गया है उस केस में। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे सामने आए हैं, जो एक आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है, वो ये है कि कुछ बीजेपी के नेता जाके एक एनआईए के ऑफिसर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होने के बाद उनके घर पे मिले, उनके ऑफिस में नहीं, उनके घर पे मिले। और इसको लेकर एक तृणमूल ने आरोप भी लगाया है कि एनआईए इसलिए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एनआईए ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें एनआईए ने कहा है कि हमारे एक्शंस बिल्कुल बोनाफाइड थे, लॉफुली लीगली मैंडेटेड थे, और इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसका एक हिस्सा है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फैब्रिकेशन ऑफ क्रूड बॉम्ब्स लीडिंग टू एन एक्सप्लोजन दैट किल्ड 3 persons इन नारुआबिला विलेज इन भूपति नगर। तो अब ये कलकत्ता हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के बाद एनआईए के सौंपी गई है। लेकिन ये मामला जो है अब पूरी तरीके से राजनीतिक बन गया है, क्योंकि जो आरोप तृणमूल ने लगाया है एक बीजेपी के नेता का एनआईए के एक ऑफिसर से मिलने का, और बाद में जो वहाँ पे एक केस हुआ है एनआईए के जो ऑफिसर्स के खिलाफ, उससे ये साफ पता चलता है कि अब मामला सिर्फ इस प्रोब का नहीं रहा, पूरी तरीके से राजनीतिक बन चुका है। तृणमूल ने कुछ गंभीर आरोप लगाया है, एनआईए ने उन आरोपों को स्वीकार करने से मना कर दिया है और कहा है कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन केस दर्ज हुआ है। और हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि जो केस दर्ज हुआ है भूपति नगर पुलिस स्टेशन में 154 धारा के अनुसार इंडियन पीनल कोड के, उसमें एनआईए कोर्ट में जाके भी इस केस को चैलेंज करने वाले हैं। एनआईए इस केस को चैलेंज करेगी आगे कोर्ट में जाके, लेकिन इस समय एनआईए पर कई आरोप लगाए गए और एनआईए के खिलाफ और सीआरपीएफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये पुलिस ने किया है, मिदनापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है, जिसे लेकर अब सियासत और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। एनआईए का कहना है कि भीड़ ने आरोप है कि भीड़ ने हमला किया था एनआईए की टीम पर।
इधर जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस यानी कि गुपकार गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो रहा है। 2019 में ये गठबंधन बना था और दो अहम दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार अब उतार रही है। आज महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि वो अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगी। अनंतनाग में उनका मुकाबला गुलाम नबी आज़ाद से होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे बिना किसी सलाह के अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है। महबूबा मुफ्ती पहले भी अनंतनाग से सांसद रह चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर भी हमला किया और कहा कि बीजेपी कह रही है कि सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो लद्दाख में धारा 144 क्यों लगी है? जम्मू के लोग नाराज क्यों हैं? महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बीच ये भी है कि गुपकार अलायंस जो है वो अब टूट गया है। हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं। हमें उससे गिला नहीं, मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो लगातार प्रचार और रैलियों में व्यस्त हैं और इसी दौरान हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी ने उनसे ये खास बातचीत की है। जो माहौल बना हुआ है बहुत उत्साहित हैं लोग, किस तरह से देख रहे हैं आप? लोग ही महान है, जनता हमेशा भगवान के बराबर होती है, तो इसलिए जनता को शायद अब पिछले 10 साल के अंदर जो इंसाफ मिली है, जो सुरक्षा मिली है, जो न्याय मिली है, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, और मोदी जी ने बड़ी भक्ति भावनाओं से देश सेवा की है, इसलिए जनता खुश है। इसलिए तो जनता ने ये माहौल बनाया है, ये माहौल खुद बनाया है, स्पॉन्टेनियसली ये माहौल बनाया गया है जनता की सहयोग की वजह से, जनता की भागीदारी जो बनी है आप खुद देखिए। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया है, वो चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने और देश की विकास की गति को और भी मजबूत करें। ऑपोजिशन का जो प्रचार है यहाँ पे सीए के मुद्दे को लेके आए हैं। जब तब आप मुख्यमंत्री थे 2019 में, जब यहाँ पे बहुत प्रदर्शन हुए थे सीए के विरुद्ध, और बाकी जो ऑपोजिशन के मुद्दे हैं इनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सीए को असम का लोगों ने, यहाँ की जो इंडिजिनस लोग पीपल ने अच्छी तरह वो समझ लिया है। पहले तो उनको गुमराह किया था कांग्रेस ने, गलत प्रचार करके, गलत बयान देके, तो ये कांग्रेस का अब चरित्र उसका नज़र में उभर के आ गया है। तो इसलिए कांग्रेस को लोगों ने विश्वासघाती एक दल मानते हैं। तो कांग्रेस को कभी भी लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सदियों से 7 साल से अधिक काल उन्होंने शासन जब संभाले, उसी कालखंड में भी जो धोखा असम और असमिया को दिया है, तो उसका इतिहास इतना मतलब गंदगी से भरा हुआ है, तो इसलिए वो जितना भी बोले लोग कभी विश्वास नहीं करेगा। और लोगों का सामने जो विकास की तस्वीर आप खुद देखी है, उससे महसूस की है, उससे लोगों का लाभ हुआ है, तो इसलिए बीजेपी को हमेशा विकास का रस्नी मानते हैं लोग। डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र में आप मंत्री रहे, आप यहाँ से हैं, रमेश तेली जी मंत्री रहे, इसके पहले कांग्रेस से पवन सिंह घटवार मंत्री रहे, मगर अभी भी आपके ऑपोजिशन में जो कैंडिडेट हैं, जैसे आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं या फिर एजीपी के, वो बोल रहे हैं कि बेसिक बहुत सारे चीज़ नहीं हुए। इस बार आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? नहीं, विकास तो हो ही रहा है। ये तो बड़े बड़े सड़क किसने बनाया है? ये तो कांग्रेस ने नहीं बनाया है। गांव में सड़क किसने बनाया? पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था और रोजगार, इस सभी चीज़ों पे बीजेपी का ही बड़ा योगदान है। तो ये थे सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी के हैवीवेट कैंडिडेट
असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो कि डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके विरुद्ध आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं वो रीजनल पार्टी एजीपी से हैं और उनके जो कैंपेन है वहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत भारी भीड़ उमड़ रही है और देखना ये पड़ेगा कि आगे जाके नतीजा क्या होता है। मगर इस वक्त सर्बानंद सोनोवाल अपने जो प्रचार है, चुनावी प्रचार में, वो पूरे तरह से वो इस वक्त डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र में, सत्र क्षेत्र के सभी इलाके में वो अपना चुनावी प्रचार चला रहे हैं। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। क्या ईद से पहले ईरान इजरायल पर हमला करने वाला है? इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल में हमला हो सकता है और इसे लेकर इजरायल के साथ अमेरिका भी सतर्क हो गया है। इस पर जानकारी दे रहे हैं उमाशंकर सिंह। इजराइल हमास युद्ध शुरू हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके खत्म होने की बजाय और भड़कने का जो अंदेशा है वो बढ़ता जा रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से ये कहा है कि वह इस युद्ध से दूर रहे। ईरान ने अमेरिका को ऐसा लिखित तौर पर कहा है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के जो सलाहकार हैं, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है कि ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिका नेतन्याहू के जाल में न फंसे, वह इससे दूर रहे ताकि उस पर यानी कि अमेरिका पर हमला जो है वो ईरान की तरफ से न किया जाए। दरअसल जब से सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, जिसके पीछे की इजराइल का हाथ माना गया, उसके बाद से ईरान बदले की कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इस हमले में ईरान के 3 बड़े सैन्य कमांडरों समेत 6 लोगों की मौत हुई। हालांकि और भी जो नागरिक हैं, सीरिया के 2 नागरिक, उनकी मौत हुई। कुल 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन 6 ईरानी नागरिक थे उसमें, जिसमें 3 बड़े सैन्य अधिकारी थे। इस हमले की जो ईरान ने ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने कड़ी निंदा की, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों को ताक पर रखकर किया गया हमला था। दूतावास परिसर पर सीधा किया गया हमला था। ईरान ने सीधी धमकी दी कि बदला लिया जाएगा, लेकिन कब और कहां और कैसे बदला लिया जाएगा ये ईरान जो है खुद तय करेगा। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसकी जुटाई जानकारी के मुताबिक ईरान जो है वो ईद से पहले इजराइल पर हमले कर सकता है। 11 अप्रैल को ईद है और इस लिहाज से ईरान की तरफ से हमला कभी भी हो सकता है। इस बात को लेकर इजराइल भी सचेत है और अमेरिका भी पूरी सतर्कता जो है वो बरत रहा है। रिपोर्ट तो ये भी किया जा रहा है कि युद्ध और न भड़के, इसके लिए अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान से संपर्क साधकर उसे ये बताया है कि दमिश्क हमले की जो जानकारी है वो अमेरिका के पास नहीं थी। अमेरिका ने एक तरह से अनयूजुअल सा ये कदम उठाया है और उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसे मध्य पूर्व में जो उसके सैन्य अड्डे हैं उस पर हमले का जो डर है वो सता रहा है और उसको वो किसी भी सूरत में रोकना चाहता है। वैसे अमेरिका से आ रही जानकारी के मुताबिक इस बात की पूरी आशंका है कि जो ईरान है वो अमेरिका पर सीधे हमले करने से अभी बचेगा और वो इजराइल के भीतर जो है वो हमले करेगा। ये जो हमला है इजराइल के भीतर वो नागरिक ठिकानों पर नहीं बल्कि सैन्य या खुफिया तंत्र पर हो सकता है, सैन्य ठिकाने या खुफिया तंत्र पर हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर इसमें कूदने को बाध्य होगा, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा क्योंकि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। ये चुनावी साल है अमेरिका में और बाइडेन के लिए काफी चुनौती की जो स्थिति है वो ये है। गाजा में वर्ल्ड किचन सेंटर के राहत कर्मियों, जिसमें कि पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों के नागरिक शामिल थे, उनकी इजरायली सैनिकों द्वारा हत्या के बाद और गाजा में जो मानवीय त्रासदी है जो कि बढ़ रही है, उस मुद्दे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की, कड़े लहजे में बात की, चेतावनी भरे लहजे में बात की। ये बताया गया, कहा कि अगर इजरायल ने अपना रुख नहीं बदला तो अमेरिका इजरायल को समर्थन की अपनी नीति में बदलाव करने को बाध्य होगा। माना जा रहा है कि बाइडेन ने गाजा की स्थिति को लेकर जो चिंता जताई वो उन देशों की चिंता के साथ होने की कोशिश है और जो पश्चिम के देश हैं और साथ ही साथ ईरान को भी शांत करने की जो एक कोशिश है, लेकिन अपने कॉन्सुलेट पर हमले और 3 बड़े कमांडरों की मौत का बदला लिए बगैर ईरान मानेगा, इस पर सभी को शक है और इसलिए ईद के पहले हमले की जो आशंका है वो जताई जा रही है।